नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपने चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों को रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी यूपी पुलिस सुपर टेट में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं जीएस के जितने, उस सारे क्वेश्चन को एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। और दोस्तों अगर आप लोग अपने खुद पे विश्वास करेंगे तो जिंदगी में सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। और आपको इस सेशन को स्टार्ट करते हैं इस मोटिवेशनल शायरी से। खुद पे विश्वास और उसी पे आस्था, खुद पे विश्वास और उसी पे आस्था, यही है सफल होने का रास्ता। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन पे। अपने क्वेश्चन है दोस्तों, किस स्थान को बंगाल सेना का नर्सरी कहा जाता है? तो इसमें तो ऑलरेडी इसमें लगा हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा अवध को। ये क्वेश्चन एनटीपीसी में आया हुआ है, किस स्थान को बंगाल सेना का नर्सरी कहा जाता है? तो उसमें अवध आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब हम इसका रिएक्शन देखते हैं तो रिएक्शन में आपको दिखा दे रहा हूं। रिएक्शन में होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है, किसके प्रेजेंट में? लाइट और आपके सनलाइट के प्रेजेंट में, तो आपका ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। तो इसीलिए प्रकाश संश्लेषण के लिए आपका कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होगी। ये क्वेश्चन आपका देखिए, प्रीवियस जो क्वेश्चन था आपका, इसमें आंसर हो जाएगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल में कौन सी फंक्शन की एडिट मोड में जाने में सहायता करती है? मतलब कि कौन सी फंक्शन की से हम जो एक्सेल सॉफ्टवेयर होता है उसमें हम एडिट कर सकते हैं। तो ये आपका फंक्शन की F2 होता है। इसके साथ हम इसके और सारे फंक्शन जो की हैं उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। जैसे F5 है, तो F5 जो होता है यह गो टू डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करता है। कौन सा? गो टू डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करता है। इसमें नेम रेंज जो होता है उसको सूचीबद्ध करता है। इसी तरह जो F3 होता है, F3 एक तरह से जो भी आप कॉपी करते हैं तो जो कहीं पे पेस्ट करने की जो जरूरत पड़ती है तो ये F3 के थ्रू होती है। यहाँ पे लिखा देखिए, F3 कुंजी एक्सेल में चयनित सेल में नाम पेस्ट करने या सूची को पेस्ट करने में मदद करती है। ठीक है, इसी तरह से F7 पे चलते हैं। तो F7 क्या करता है कि मान लीजिए कोई भी एक्सेल में आप लिख रहे हैं तो उसमें कोई स्पेलिंग की गलती हो गई, तो उसको स्पेलिंग की जो गलती हो रही है उसको खोजती है कि कहाँ पे गलती हुई है और उसको सुधार भी करती है। तो ये आपका होता है F7 पे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भिक्षुओं के नियम शामिल है। मतलब बौद्ध ग्रंथ में जैसे कि 3 पिटक दिए गए थे, विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक। तो इनमें से जो विनय पिटक था, विनय पिटक में क्या हुआ था, जो भी बौद्ध भिक्षु थे उनके क्या क्या नियम होने चाहिए, क्या क्या काम करने चाहिए, वो बताया गया था विनय पिटक में। इसके साथ सूत पिटक और जो अभिधम्म पिटक है, इसमें ये बताया गया था कि जो भी एक ग्रंथ है बौद्ध धर्म के, ये सारे ग्रंथों का विवरण होता है इसमें आपका सूत पिटक और अभिधम्म पिटक। इसके बारे में और एक्स्ट्रा इसमें लिखा गया होगा। देखिए त्रिपिटक, त्रिपिटक जो होती है यह पाली भाषा में लिखा गया ग्रंथों का संग्रह होता है। और इसमें 3 पिटक में यही आते हैं, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक आपको बता चुके हैं। तो सूत पिटक जो होता है वह बौद्ध धर्म ग्रंथों के मूल सैद्धांतिक खंड का गठन करने वाले ग्रंथों का एक व्यापक निकाय है। इसी तरह से अभिधम्म पिटक जो है, अभिधम्म पिटक जो थेरवाद बौद्ध परंपरा में, थेरवाद बौद्ध परंपरा में विहित ग्रंथों का एक संग्रह। इन दोनों में ग्रंथों का संग्रह किया गया। बौद्ध धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं उनमें, मतलब सूत पिटक और अभिधम्म पिटक में। जो विनय पिटक में, इसमें ये बताया कि बौद्ध जो भिक्षु होते हैं उनके रहने के लिए रहन खान पान और जितनी भी नियमावली होती हैं, जो उनके नियम कर्तव्य होते हैं, उसको बताया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट के तहत निम्नलिखित में से कौन सा उपाय किया गया था? तो रॉलेट एक्ट जो नियम पास हुआ था उसमें क्या बताया गया था? बिना किसी मुकदमे के तहत किसी भी व्यक्ति को कारावास में डाल दिया जाता था। यह था आपका रॉलेट एक्ट। ठीक है, इसके अलावा इसके बारे में और जो भी कथन उसके बारे में पढ़ते हैं। रॉलेट कमीशन जो थी कि नियुक्ति ब्रिटिश काल में कब हुई थी? 1918 में हुई थी। इसमें सभी वर्गों में गुस्से की लहर पैदा करती थी। क्यों? क्योंकि बिना कोई जुर्म किया नहीं, थोड़ा भी संदेह के आधार पे उसको कारावास में डाल दिया जाता था, इसीलिए गुस्सा था। और इसी के आधार पे जो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था उसकी नींव इसी के आधार पे पड़ी थी।
अब उसके बाद जो है रॉलेट एक्ट पारित होने के समान, जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे उस समय के वायसराय थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखा गया है? तो इसमें से जो कौन सी कृति ऐसी है जो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई थी? तो इसमें मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई कृति का नाम है सेवा सदन। ठीक है, इसके अलावा जो चिदम्बरा है, कामायनी है और यामा है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा चिदम्बरा जो है आपका सुमित्रानंदन पंत के द्वारा लिखी गई कविताओं का संग्रह है और इस संग्रह के द्वारा 1968 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद की एक कृति है, महाकाव्य है। ठीक है, और इसमें हिंदी साहित्य के आधुनिक में लिखी गई सभी साहित्यिक कृतियों का एक सबसे बड़ा भाग माना जा सकता है। ठीक है, और यामा के बारे में पढ़ते हैं। तो यामा जो है महादेवी वर्मा, देखिए क्वेश्चन कई बार पूछता है यामा किसके द्वारा लिखी है, चाहे महादेवी वर्मा द्वारा कौन सी कृति लिखी गई है तो यामा हो जाएगा। ठीक, और 1930 में और क्या लिखी थी महादेवी वर्मा? 1930 में निहाल लिखी थी, 1932 में रश्मि, 1933 में नीरजा की रचना की थी और 1935 में संध्या गीत नामक उनकी कविताओं का संग्रह प्रकाशित हुआ था। ठीक, उसके इसी तरह से हम बोल सकते महादेवी वर्मा के यामा के अलावा कौन कौन सी? निहार, रश्मि, नीरजा। देखिए यामा के अलावा निहार, रश्मि, नीरजा, रश्मि, निहार, सब 9 से ही लगभग है, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। इसके अलावा संध्या, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि निहार किसकी कृति है या रश्मि किसकी कृति है, नीरजा किसकी कृति है, ये सब महादेवी वर्मा की कृतियां हैं। ठीक, उसी तरह से 1939 में यामा जो है ये भी इन्हीं के द्वारा प्रकाशित किया गया था, मतलब यही लिखी थी। उसके तहत कलाकृतियों के 4 काव्य संगीत प्रकाशित किए गए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार विजेता जो 2014 में कैलाश सत्यार्थी थे और इनको कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को एक साथ नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये बोला गया कि किस संगठन से जुड़े थे? तो ये आपका बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़े थे। ठीक है, इसके अलावा और इसके बारे में पढ़ लेते हैं। जो ऑप्शन में आपका था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो था, ये क्या है? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भारत सरकार का एक अभियान है जो आर्थिक सर्वेक्षण 2019 ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को योजना का नाम क्या कर दिया था? बदलाव कर दिया था। ठीक है, तो बदलाव हो गया। बदलाव मतलब इसका फुल फॉर्म होता है बेटी आपकी धन लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी के नाम से ये जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद अब एक ऑप्शन में आप था सोस गांव। सोस गांव होता क्या है? तो सोस जो होता है चिल्ड्रन विलेज दुनिया का सबसे बड़ा गैर संगठनिक संगठन है। ठीक, सोस गांव स्वतंत्र गैर सरकारी गैर लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन है। इसके अलावा और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इंसब्रुक ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में क्या अकुशल श्रमिकों के प्रवास का कारण है? तो जो भी अकुशल श्रमिक है उनके प्रवास मतलब जाने का, मतलब गांव से अगर शहर जा रहे हैं तो उनका मेन कारण क्या है? तो उसका जो मेन कारण होता है वो है गरीबी। जनसंख्या इसलिए नहीं हो सकती है क्योंकि अगर जनसंख्या कोई कितनी भी हो लेकिन आप अगर एबल हैं, सक्षम हैं, तो आपको रोजगार मिल सकता है। तो यहाँ पे सबसे जो मुख्य कारण हो जाएगा ये गरीबी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में किस धरोहर स्थल को वास्तुकला की द्रविड़ शैली है? तो द्रविड़ शैली आपको मैं समझा रहा हूं, जैसे कि ये आपका भारत है अगर, तो जो भी नीचे का पार्ट होता है इधर, ये जितने होते हैं सब जो भी मंदिर या स्मारक बना जाते हैं ये द्रविड़ शैली में बना जाते हैं। किसमें बना जाते हैं? द्रविड़ शैली में। और ऊपर जो होते हैं नागर शैली बोला जाता है। ठीक है, ऊपर के जो भी स्मारक बना जाएंगे नागर में होंगे, नीचे के द्रविड़ में। तो मेनली अगर इस ऑप्शन में हम देखेंगे तो सबसे दक्षिण में जो चीजें दिखा देंगे वो हम्पी होगा। हम्पी आपका कर्नाटक में है, तो इसलिए कर्नाटक का सेंस मतलब जब भारत है तो कर्नाटक यहाँ पे है, तो ये आपका दक्षिण, ये पूछा गया है कि दक्षिण में दक्षिण या द्रविड़ से जो भी चीजें भारत की दक्षिण भारत में जो भी स्मारक है मेनली किसमें बनाए गए हैं? द्रविड़ में। अगर आपको ऑप्शन याद भी नहीं है तब भी आप इस ट्रिक के वजह कर सकते हैं कि मान लीजिए अगर आपको ये बस इतना पता हो कि वह मंदिर साउथ में है या नहीं, अगर साउथ में होगा तो आप ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हैं कि जो भी मंदिर अगर साउथ में होंगी वो समझ जाइएगा कि वो द्रविड़ शैली है। इसके अलावा इसके बारे में और सारी चीजें हम पढ़ लेते हैं, जैसे कि एलोरा। एलोरा जो है आपका महाराष्ट्र में है
और यह शैलकृत वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरणों में से एक माना जाता है। एलोरा लगभग 1500 वर्ष में पहले राष्ट्रकूट वंश का था। ठीक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के द्वारा अनुरक्षित एलोरा गुफाओं को 1983 में विश्व विरासत या विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। ठीक है, इसके बाद खजुराहो को पढ़ते हैं। तो खजुराहो जो है मेनली मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। और यह खजुराहो जो है किसमें, देखिए खजुराहो मध्य प्रदेश में आ गया, मतलब कि ये अगर हम देखेंगे तो दक्षिण से ऊपर आया है, मध्य प्रदेश यहाँ पे कहीं रहता है, इसलिए कौन सी शैली हो जाएगी? नागर शैली स्थापत्य कला हो जाएगा। और कोणार्क के बारे में पढ़ लेते हैं। तो कोणार्क के बारे में, यह कोणार्क जो होता है सूर्य मंदिर, जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है मेनली कहाँ पे है? उड़ीसा में है। और एक कलिंग, क्योंकि जो उड़ीसा था वहीं पे कलिंग था, कलिंग वास्तुकला वहीं पे फेमस हुई थी, इसलिए कोणार्क का सूर्य मंदिर कलिंगा वास्तुकला या कलिंग वास्तुकला के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में उर्वरक की सर्वाधिक खपत होती है? मतलब जहां पे उर्वरक ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल होता है वह भारत का कौन सा राज्य है? तो इसमें से आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा खपत होती है वो है पंजाब, उसके बाद होता है हरियाणा। ठीक है, तो फर्स्ट पे पंजाब है, सेकंड पे हरियाणा है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा पंजाब। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध क्रांतिकारी ने 1920 के दशक में झांसी में 70 नदी के समीप पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी के नाम से अपना आश्रय स्थापित किया था? तो ये थे हमारे चंद्रशेखर आजाद जी। ठीक है, इन्होंने ही पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी के नाम से अपना आश्रय स्थापित किया था। इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं जो और जो ऑप्शन में थे, जैसे भगत सिंह। तो भगत सिंह क्या थे? जब 1928 में जो पहले क्या था, एक संगठन थी HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, तो यह एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। उसके बाद 1928 में भगत सिंह के साथ यह HRA मिलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन हो गया था। ठीक, कब हुआ था? 1928 में। और उनमें कौन कौन मेनली जो थे वह सुखदेव थे, चंद्रशेखर आजाद थे और बहुत सारे लोग जो उसमें के क्रांतिकारी थे। ठीक, और भगत सिंह और क्या किए थे? तो सेंट्रल असेंबली जो हुआ था, सेंट्रल असेंबली में जो बम कांड हुआ था उसमें एक मुख्य अभिकर्ता थे। उसके बाद इनको 23 मार्च 1931 को फांसी दे दिया गया था और इसी 23 मार्च को इनके फांसी देने की डेट को शहीद दिवस कहा जाता है या मार्टियर्स डे कहते हैं। हमेशा क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि 23 मार्च को कौन सा डे मनाया जाता है? तो 23 मार्च को आपका शहीद दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद उधम सिंह, उधम सिंह के बारे में पढ़ लेते हैं। तो उधम सिंह एक राजनीतिक कार्यकर्ता थे जो अमेरिका में रहते हुए गदर पार्टी से जुड़े थे, गदर पार्टी से जुड़े थे। और इन्होंने जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसका जो गवर्नर था, लेफ्टिनेंट गवर्नर था माइकल ओडायर, उसकी हत्या इन्होंने ही किया था। और वहाँ यहाँ पे नहीं, वो इंग्लैंड में जाकर भी हत्या कर दिया था। तो 31 जुलाई 1940 को इन्होंने उनकी जब हत्या की थी तो इनको फांसी पे लटका दिया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1920 में असहयोग आंदोलन के साथ किन अन्य आंदोलन को जोड़ा जाता है? मतलब कि 1920 में जो असहयोग आंदोलन चला था उसके साथ किस और आंदोलन को जोड़ा जाता है? तो उसमें आपका आता है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन भी इसी से जोड़ा गया था। इसी से ही असहयोग आंदोलन और असहयोग आंदोलन से खिलाफत आंदोलन एक दूसरे को रिलेट करते हैं। ठीक है, आगे है अगला क्वेश्चन, 27 अगस्त 1947 को संविधान सभा की बहस में किसने कहा था, मेरा मानना है कि पृथक निर्वाचन मंडल अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती होगा? तो ये कौन कहा था? ये कहे थे गोविंद वल्लभ पंत ने। गोविंद वल्लभ पंत, देखिए रेलवे एनटीपीसी में इस तरह का क्वेश्चन कई बार आए हैं प्रीवियस ईयर में, कि कभी गांधी जी का, इसके पहले जो क्वेश्चन आया था उसमें गांधी जी कभी कहते थे, जो भी कहते हैं, जैसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का जब उद्घाटन करने गए थे तो वहां पे जो भाषण दिए थे उनसे फिर आपका गोविंद वल्लभ पंत का आ ही गया
फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुत जगह जो संविधान सभा बना था तो उसमें भी कुछ बात बोले थे। तो ये जो इन लोगों का जो कथन है ये बहुत ज़्यादा 3-4 क्वेश्चन हमेशा देख रहे हैं एनटीपीसी में आ ही रहा, ग्रुप डी में भी आ रहा है, तो ये लोग आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा गोविंद बल्लभ पंत। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, देखिए आ भी गया है क्वेश्चन कि संविधान के लिए अन्य देशों की सुविधाओं को उधार लेने के लिए आलोचना किए जाने पर जिन्होंने निम्नलिखित कहा, क्या कहा था? संविधान के मौलिक विचारों में किसी के पास कोई कुछ अधिकार नहीं है। तो ये कौन कहे थे? तो ये कहे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन से पहले थोड़ा सा हम लोगों के बारे में जान जाते हैं क्योंकि इन लोगों से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का पिता कहा जाता है क्योंकि ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष और इन्हीं के अध्यक्षता में प्रारूप समिति के गठन की गई थी और इसी के आधार पर इनको संविधान का पिता कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में पढ़ते हैं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री के रूप में निर्वाचित हुए थे और उन्होंने ब्रिटिश राज के खिलाफ अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन में गुजरात में खेड़ा और बारदोली के किसानों को संगठित किया था। ठीक है, और बारदोली की महिलाओं ने इनको एक उपाधि दी थी लौह पुरुष की। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए 1934-1933 के चुनाव के लिए दल का आयोजन करते समय उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 49वें अध्यक्ष के रूप में भी नियुक्त हुए थे। मतलब कब कब हुए थे? 1934 में हुए थे और 1937 में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला इसके बारे में पढ़ लेते हैं, सी राजगोपालाचारी के बारे में। तो यह भारत के पहले गवर्नर जनरल थे और 1959 में स्वतंत्र दल की स्थापना की जो शास्त्रीय उदार सिद्धांतों और मुक्त उद्यम का समर्थन करती थी। ठीक है, और इनको सबसे पहले भारत रत्न भी मिल चुका, जो भारत पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनको भारत रत्न मिला था। ठीक, जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू के बारे में पढ़ेंगे तो जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री थे भारत के, ये तो पहला फिक्स हो जाएगा इसमें। और ये 1929 में कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में नेहरू ब्रिटिश राज्य के पूर्ण स्वतंत्रता का आह्वान किया था और यहीं से पूर्ण स्वतंत्रता से मनाया जाना शुरू हो गया था। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन है, भारत के ध्वज संहिता 2002 के अनुसार जब भारतीय ध्वज को अन्य देशों के झंडा एक साथ सीधी रेखा में प्रदर्शित किया जाता है तो उसकी स्थिति क्या होती है? जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे झंडे हैं, जैसे कि भारत का हो जाएगा, चाहिए और भी कोई देश है, मान लीजिए तिरंगा हो गया आपका, इसी तरह से और देश का है मान लीजिए, इसी तरह से जो इसमें ये बताया गया है कि अगर भारत में ये सब ध्वज अगर लगानी है तो सबसे जो ये भारत का जो झंडा है वो किस पोजीशन पे होना चाहिए? तो ये सबसे दाहिने सिरे पे होना चाहिए। कहाँ पे होना चाहिए? सबसे दाहिने सिरे पे होना चाहिए। और इसके बाद जो अन्य देश हैं उनको मतलब जो वर्णाक्रम है, मतलब जो डिक्शनरी है उसके शब्दकोश के अनुसार आगे लिखते जाएंगे, बनाते, मतलब उनको झंडा जो भी उनके राष्ट्र ध्वज होंगे उनको रखते जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसके बारे में देखिए बताया भी गया है, भारत का ध्वज संहिता 2002 26 जनवरी 2002 से प्रभावी हुआ था। कब प्रभावी होता है? 26 जनवरी 2002 से ध्वज संहिता भारत का स्थान लिया था। ठीक, इसके 3 भाग थे, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग। पहला भाग में राष्ट्रीय ध्वज का सामान्य विवरण है, दूसरे भाग में सार्वजनिक निजी संगठनों एवं शैक्षणिक संस्थानों आदि के सदस्यों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन करना है, और तीसरे भाग में यह है कि संघ और राज्य सरकारों और उनके संगठनों और संस्थाओं द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन है। इसके अलावा भारत के ध्वज संहिता 2002 के अनुसार एक सभी ध्वज लगभग समान आकार के होने चाहिए और कोई भी ध्वज भारतीय ध्वज से बड़ा नहीं होगा। ठीक है, ये भी बताया गया था उसमें। इसके बाद अगला क्वेश्चन, गति के 3 नियम किसने प्रस्तावित किए थे? फिजिक्स का सबसे आसान सा क्वेश्चन रहता है, सब लोग लगभग जानते हैं, तो इसमें था न्यूटन। लेकिन ये पूछ लिया कि गति के जो तीनों नियम थे कौन कौन थे, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसको मैं बता दे रहा हूँ कि ये जो न्यूटन थे सबसे पहले इनकी एक पुस्तक आई थी प्रिंसिपिया मैथमेटिका, इसी में उन्होंने गति के 3 नियम बताए थे। उन 3 नियम में जो पहला नियम था ये था कि कोई भी पिंड विरामावस्था में ही या गति ही की अवस्था में ही रहेगा जब तक उसको कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए।
कहने का सेंस ये है कि जब कोई पिंड, मान लिया कोई ये वस्तु है, यह विरामावस्था में तब तक रहेगा जब तक कि आप इस पे कोई फोर्स न लगा दें। तो मतलब कोई भी बाह्य बल जब तक न लगाया जाए यह अपने स्थिति में बना रहता है। यही है न्यूटन का पहला नियम, या इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। दूसरा नियम जो होता है बल जो होता है द्रव्यमान त्वरण के गुणनफल के बराबर, और गति में परिवर्तन यानी गति में परिवर्तन लागू बल के समानुपाती होता है। तो इसमें समानुपाती होने जो F होता है ये बोला गया है जो त्वरण m और मास m और त्वरण a के समानुपाती होता है। ठीक है, तो जब ये फार्मूला हम लोग निकालते हैं तो आप लोग देखते होंगे F = m × a होता है। यही जो व्यंजन आता है ये गति के दूसरे नियम से ही आता है। और तीसरा नियम होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, मतलब कि आप जिसको जितना स्पीड से मारेंगे वो भी आपको उतने ही स्पीड से मारेगा। ये आपका गति का तीसरा नियम है। इसके बाद अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय हाई स्कूल छात्र टीम द्वारा निर्मित और नासा द्वारा प्रक्षेपण किए गए पहले राष्ट्र छात्र उपग्रह का नाम बताइए। मतलब ऐसा कौन सा उपग्रह है जो छात्र के द्वारा, वो भी किस 10वीं क्लास के, मतलब हाई स्कूल के छात्रों के द्वारा और नासा के द्वारा प्रक्षेपण किया गया था, और वो उपग्रह था कलाम उपग्रह। ठीक है, कलाम उपग्रह था। ठीक, इसके बारे में हल्का सा पढ़ लेते हैं। जो और भी ऑप्शन थे, श्री रामास्वामी उपग्रह जो था यह श्री रामास्वामी मेमोरियल यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी जो चेन्नई में है उनके छात्रों द्वारा निर्मित एक नैनो सैटेलाइट, मतलब बहुत छोटा सैटेलाइट है, और यह भारतीय उपग्रह का प्रदर्शन और पृथ्वी अवलोकन का उपग्रह है। इसके अलावा जो अणु उपग्रह है, यह अणु उपग्रह अन्ना विश्वविद्यालय उपग्रह द्वारा बनाया गया था। अन्ना विश्वविद्यालय जो भी छात्र थे और उनके जो अन्ना विश्वविद्यालय है उनके द्वारा बनाया गया उपग्रह है अणु उपग्रह। यह किसी समग्र भारतीय मार्गदर्शन में किसी भारतीय विश्व द्वारा निर्मित यह पहला उपग्रह था, और इसका क्या नाम था, अणु उपग्रह। मतलब भारतीय विश्वविद्यालय वाला निर्मित पहला उपग्रह पूछा जाएगा तो हो जाएगा अणु उपग्रह। प्रथम ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रथम के बाद कई इस साल कई इसको पुरस्कार भी मिले हैं। इसको प्रथम है क्या, एक भारतीय आयनोस्फेरिक अनुसंधान उपग्रह है जिसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे द्वारा छात्र उपग्रह के हिस्से के रूप में संचालित किया जाएगा। ठीक है, प्रथम को 26 सितंबर 2016 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश से PSLV C-35 पर 7 अन्य उपग्रहों के साथ सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कोबल का पूरा नाम क्या है? तो कोबल का पूरा नाम होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसके बाद अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कोबल, इसके बारे में पढ़े तो कोबल का पूरा नाम कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है, और ये क्या होता है, मेनली जो व्यावसायिक अनुप्रयोग होते हैं उनके लिए बनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसमें, महात्मा गांधी राजनीति में किसे अपना गुरु मानते थे? तो किसे अपना गुरु मानते थे? तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के साथ साथ जिन्ना के भी ये गुरु थे। ठीक, इसके अलावा जो लाला लाजपत राय ये कौन थे? तो ये लाला लाजपत राय स्वदेशी आंदोलन के दौरान उनकी भूमिका शिक्षा के वकालत के लिए याद किया जाता है। उन्हें पंजाब केसरी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है किसे पंजाब केसरी कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को या पंजाब का शेर कहा जाता है। इसके अलावा बाल गंगाधर जो तिलक थे वह पुणे में फर्ग्यूस कॉलेज के संस्थापक में से एक थे, और इसने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये जो नारा है इन्होंने ही दिया था, और नारा बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी रेल लाइन कौन सी है? तो सबसे बड़ी रेल लाइन जो है ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन है, ये विश्व की सबसे बड़ी रेलवे लाइन है। ठीक है, इसके बाद लिटमस विलियन किससे प्राप्त होता है? तो यह लाइकेन से, जो समुद्र में रहते हैं लाइकेन, उन्हीं से प्राप्त किया जाता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा लाइकेन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जिस क्षेत्र में किसान केवल सब्जियों के विशेषज्ञ होते हैं इस प्रकार की खेती को क्या कहा जाता है? ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। जो एक खेती कहा जाता है, जो मतलब जो किसान केवल क्या होते हैं, सब्जियों के विशेषज्ञ होते हैं, उस प्रकार की खेती को ट्रक खेती कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसमें,
इसके बारे में और जो ऑप्शन थे उसमें सहकारी खेती क्या होती है, तो सहकारी खेती मुख्य रूप से कृषि पद्धतियों को संदर्भित करती है जहां खेती का संचालन सहकारी के रूप में किया जाता है। यह कृषि पद्धतियों का संचालन व्यक्तियों द्वारा कुछ समान संस्थानों के साथ संयुक्त रूप से किया जाता है। इसके बाद जो मिश्रित खेती क्या होती है, तो मिश्रित खेती जो होती है एक प्रकार की यह खेती होती है जिसमें फसल उगाना और पशुधन मतलब पशुपालन और फसल को दोनों एक साथ अगर कोई काम की जाती है तो मिश्रित खेती में आ जाएगी। ठीक, पशुपालन से भेड़ सूअर मुर्गी आदि को पालन कर सकते हैं, पालना वालना जो होता है ये आपका मिश्रित खेती। इसके साथ साथ फसल भी। सामूहिक खेती, तो सामूहिक खेती जो होती है एक खेत या खेतों का एक समूह है जिसमें एक इकाई के रूप में संगठित किया जाता है और राज्य पर्यवेक्षण के तहत मजदूरों को एक समूह के द्वारा प्रतिबंधित और सहकारित रूप से काम किया जाता है, खासकर एक साम्यवादी देश में। ठीक, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस राज्य में भारत में सबसे अधिक पवन ऊर्जा का उत्पादन होता है, तो पवन ऊर्जा का सबसे अधिक उत्पादन आपका तमिलनाडु में होता है। कहाँ पे होता है, तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है आपका भेल का पूरा नाम क्या है, तो भेल का पूरा नाम होता है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। तो भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स ये है आपका, सेकंड वाला ऑप्शन सही है, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है असम में सबसे पहले तेल का कुआं कहाँ खोदा गया था, तो असम में सबसे पहले जो तेल का कुआं खोदा गया था वो था डिगबोई। क्या था, डिगबोई। इसके बाद अगला, अब दोस्तों इतना क्वेश्चन मैंने 43 क्वेश्चन करवाया, उसके साथ साथ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताए हैं। अगर आप लोगों को मेरा ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब शेयर और जितने भी दोस्त हैं उनको जरूर बताइएगा मेरे चैनल के बारे में। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ धन्यवाद।